Hello classics, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 sorting materials into new part 3. तो इस चैप्टर में हमने 2 पार्ट कर लिया था और बहुत सारी बातें सारे टॉपिक्स हमने कर लिए थे। हमारा जो आज का टॉपिक शुरू होगा वो है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल से। ओके, सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील और इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी के साथ बड़ी आसानी से घुल जाती हैं और बिल्कुल उसके साथ इतनी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं कि बिल्कुल गायब सा हो जाता है वो, तो उनको हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो पानी के साथ नहीं घुलते, तो उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। चलिए यहाँ पे हम करेंगे एक्टिविटी 4। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। तो कुछ सैंपल हमें कलेक्ट करने हैं जिनमें शुगर हो सकता है, सॉल्ट, चॉक पाउडर आप ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, सॉडस्ट होता है लकड़ी का बुरादा या लकड़ी का चूरा। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, चाहे तो आप 5 ग्लास ले लें या बीकर ले लें। फिल ईच वन ऑफ अबाउट 2/3 विथ वाटर, और उन सभी 5 ग्लास या जो बीकर आप लेते हैं तो उनको आप 2/3 पानी से भर लें। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। जो 5 ग्लासेस आपने लिए हैं उसमें पहले वाले में 1 चम्मच भर के आप चीनी डालें, दूसरे में नमक डालें और इसी तरह बाकी की सभी चीज़ों को आप 5 ग्लास में मिक्स करें। ओके, स्टेर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ दैम विथ अ स्पून। चम्मच की सहायता से आप उनको अच्छी तरह से मिक्स करें, अच्छी तरह से उनको घोलें। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। जिन सब्सटेंसेस को आपने पानी में घोला था, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है उनका। आइए देखते हैं फिगर 2.4 में। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें तो घुलने लग रही हैं, है ना, और कुछ चीज़ें इनसॉल्युबल हैं जो कि पानी में नहीं घुल रही हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 2.3। अपने ऑब्जर्वेशन को, जो आपने 5 चीज़ों को घोला था 5 ग्लास में, उनको उनके ऑब्जर्वेशन को आपने 2.3 में लिखना है। तो जो भी सब्सटेंसेस बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं उनके बारे में हमें लिखना है डिसअपियर्स इन वाटर, यानी पानी में वो बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गए या डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। और जो सब्सटेंसेस उसमें नहीं घुलेंगे उनको हमने लिखना है डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। ओके, तो यहाँ पे सॉल्ट देखिए, ये पानी में जब आप घोलेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगा, उसमें बिल्कुल गायब हो जाएगा ये, तो हम लिख सकते हैं डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। शुगर भी इसी तरह से घुल जाएगा तो उसको भी हम लिख सकते हैं डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। सैंड नहीं घुलेगा तो हम लिखेंगे डज नॉट डिसअपियर। चॉक पाउडर भी नहीं घुलेगा तो डज नॉट डिसअपियर, और सॉडस्ट भी नहीं घुलेगा तो हम लिखेंगे इसमें भी डज नॉट डिसअपियर। ओके, नेक्स्ट चलिए, यू विल नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गए और बिल्कुल गायब हो गए। वी से दैट दी सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन वाटर। तब हम इन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, ये पानी में सोल्युबल है, या हम ये कह सकते हैं कि पानी में घुलनशील है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर and do not disappear even after visitor for a long time। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी थे जिनको कि हमने बहुत देर तक घोला लेकिन वो बिल्कुल अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स नहीं हुए, नहीं घुले, तो these substances are insoluble in water। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, या हम इनको अघुलनशील पदार्थ भी कह सकते हैं हिंदी में। ओके, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द functioning of our body because it can dissolve a large number of substances। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में। क्यों? क्योंकि पानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घुलने की क्षमता रखता है। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड हैं, ऑक्सीजन है, इन सबको पानी अपने अंदर घूल लेता है और हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक ये उसके साथ जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ ये सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। क्या लिक्विड्स भी पानी में
घुल जाते हैं, जैसे कि बाकी आपने सब्सटेंसेस देखे जो कि सॉलिड थे। ओके, तो कुछ चीज़ें तो घुली जिनको हमने सॉल्युबल कहा, जो चीज़ें नहीं घुली उन्हें हमने इनसॉल्युबल कहा। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या लिक्विड्स भी सॉलिड की तरह ही, क्या लिक्विड्स भी पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं? आइए इनको हम जानेंगे। एक्टिविटी 5 करेंगे। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और अदर लिक्विड। आपने सैंपल कलेक्ट करने हैं विनेगर के, लेमन जूस यानी नींबू का रस का, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और दूसरे जो भी लिक्विड आपके पास हैं। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक शीशे की ग्लास या कांच की ग्लास लें। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, अब इसे आधे ग्लास में पानी भर दें। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड, इसमें से एक लिक्विड कोई सा भी आप उस पानी में डालें। टू दिस एंड स्टेयर इट वेल, और उसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से घोलें। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। इन फिगर 2.5 में आप देखें, आप एक एक करके सभी लिक्विड्स को इस पानी में, एक आधे ग्लास पानी में घोलें और आप उसे ऑब्जर्व करें। आइए देखिए, हम फिगर 2.5 देखते हैं पहले। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ें तो पानी के साथ घुल गई, देखिए, और कुछ चीज़ें पानी के साथ, कुछ जो लिक्विड्स थे वो पानी के साथ नहीं घुलते हैं और अपना एक अलग सा लेयर बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आइए हम इसे पढ़ते हैं और अपने इस टेबल को भी कंप्लीट करेंगे, है ना। एड लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक के लिए आप उसे छोड़ दें। ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्स विथ वाटर, फिगर 2.5 हमने देख लिया। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स, अब आप दूसरे लिक्विड्स के साथ भी इसे रिपीट करें। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, आपके पास जो भी लिक्विड्स पड़े हैं आप उनके साथ इसे रिपीट कर सकते हैं। एक एक करके आप उस आधे ग्लास पानी में घोल कर देख सकते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, आइए टेबल 2.4 में जो हमारा टेबल है इसे हम कंप्लीट करते हैं कि कौन सी लिक्विड पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई और कौन सी नहीं होती हैं। तो विनेगर जो है, ये जो भी चीज़ें पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी उनको हम लिखेंगे मिक्सेस वेल, और जो नहीं मिक्स होंगी उसको हम लिखेंगे डज नॉट मिक्स। ओके, तो विनेगर पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मिक्सेस वेल लिख देंगे। लेमन जूस भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, मिक्सेस वेल लिख देंगे। मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होगा, आप करके देखना। तो मस्टर्ड ऑयल को जब आप आधे ग्लास पानी में घोलेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पानी नीचे हो जाएगा और मस्टर्ड ऑयल का जो लेयर है वो पानी के ऊपर आपको नज़र आने लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, आप लिखेंगे डज नॉट मिक्स। ओके, कोकोनट ऑयल भी डज नॉट मिक्स होगा और केरोसिन भी डज नॉट मिक्स। आप यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बूझो सजेस्ट दैट। बूझो एक सजेशन देता है। ओके, बूझो एक सजेशन देता है हमें। दैट वी ऑल्सो चेक इफ़ लिक्विड दैट वी यूज़ इन एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में हमने जिन लिक्विड्स को चेक किया था, मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर, क्या वो सारे लिक्विड्स पानी के अलावा दूसरे लिक्विड में भी घुल जाएंगे। तो इनको करके हम देख सकते हैं कि पानी के अलावा जैसे दूध है या लस्सी है, तो क्या आप जूस है, तो क्या ये जो दूसरे हमने जितने भी लिक्विड लिए थे एक्टिविटी 5 में, क्या ये उन लिक्विड्स के साथ भी घुल जाएगा। तो ये हमें करके देखना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। पहेली बहुत ही उत्सुक है ये जानने के लिए कि क्या गैसें भी पानी के साथ घुल जाती हैं, क्या पानी में गैसें भी मिल जाती हैं। जिस तरह हमने देखा कि सॉलिड मिक्स हो जाती हैं, लिक्विड भी मिक्स हो जाते हैं, तो क्या गैसें भी पानी के साथ मिक्स होती हैं। तो कुछ गैसें भी पानी के साथ मिक्स होती हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेरेज अदर आर नॉट। कुछ गैसें जो होती हैं वो पानी के साथ सॉल्युबल हैं, यानी कि घुल जाती हैं, और कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो कि पानी के साथ नहीं घुलते। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस। पानी में कुछ चीज़ें, कुछ क्वांटिटी होती हैं जो गैसों की डिजॉल्व जो कि इनमें घुली होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है, वो ऑक्सीजन गैस जो होता है डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको भी जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक ऐसे ही उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उनको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उनको ये ऑक्सीजन पानी में घुल
ली हुई उसी ऑक्सीजन गैस से मिलता है जो कि वाटर के साथ सॉल्युबल रहता है। पानी के साथ जो ऑक्सीजन गैस घुला हुआ रहता है तो जो एक्वेटिक जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो उसी से सांस लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स यानी पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो फ्लोट होते हैं। फ्लोट का मतलब होता है तैरने लगते हैं ऊपर, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। पानी के अंदर कुछ चीज़ें फ्लोट होती हैं यानी तैरने लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं डूबती और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from वाटर। जब हमने एक्टिविटी 4 किया था, हमने क्या देखा था, हमने नोटिस किया था कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो पानी से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। आपने इसी चीज़ को एक्टिविटी 5 में भी नोटिस किया। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर। जो हमने लिक्विड के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी कई लिक्विड तो पानी के साथ घुल गए, लेकिन कई लिक्विड्स पानी के साथ नहीं घुले। सम ऑफ दीज मटेरियल्स डिड नॉट मिक्स विथ वाटर। इनमें से कुछ मटेरियल्स पानी के साथ नहीं घुले। फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, और पानी की सतह के ऊपर ये फ्लोट होने लगे, तैरने लगे। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा कि कुछ चीज़ें तो पानी के साथ इंसॉल्युबल थी जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सेपरेट हो गई। कुछ चीज़ें पानी के साथ नहीं घुली और उन्होंने पानी के ऊपर अपना एक अलग सा लेयर बना लिया। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और कुछ हमने क्या देखा कि कुछ चीज़ें ना तो सेपरेट हुई, ना उन्होंने एक अलग परत बनाई, बल्कि क्या हुआ कि वो हमारे ग्लास की जो बॉटम थी उसमें जाकर वो नीचे सेटल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, राइट। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हमने क्या क्या देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के हमने एग्जाम्पल देखे जिनमें हमने क्या देखा, कुछ तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो फ्लोट होने लगे इन वाटर, पानी में, और कुछ सिंक हो गए यानी कि डूब गए, है ना। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल into a glass of water. What happens to all of these? क्या होगा इन सब के साथ, जो ड्राइड लीव्स है अगर वो पॉन्ड में गिरे तो वो ऊपर तैरने लगेगा, है ना। जो स्टोन आप अगर पॉन्ड में फेंकते हो तो क्या होगा, वो पानी में सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। और अगर आप हनी लेते हो, जो शहद होता है आपका, उसे अगर आप पानी में लेकर घोलते हो तो क्या होगा, वो पानी के साथ बड़ी ही आसानी के साथ घुल जाएगा। आपने घर में करके आप देख सकते हो, आपके घर में हनी होगा तो आप एक गिलास पानी में, आधे गिलास पानी में उसको घोल के देखो, आप उसमें क्या देखोगे कि वो घुल जाएगा। और पॉन्ड में अगर ड्राइड लीव्स गिरते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लगते हैं। इसी तरह स्टोन भी आपने पॉन्ड में फेंक कर देखा होगा कि वो जैसे स्टोन आप फेंकते हो क्या होता है, वो पानी में पॉन्ड में डूब जाता है, सिंक कर जाता है। What happens to all of these? क्या हुआ इन सब के साथ, या आप तो समझ गए, जान गए। Bujo would like you to give him 5 example each of object that float and those that sink in water. बुजो आपसे 5 ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल जानना चाहता है, उन 5 ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल जानना चाहता है जो पानी में फ्लोट होते हैं यानी पानी में जो तैरते हैं, और जो सिंक हो जाते हैं यानी पानी में जो डूब जाते हैं। What about testing these same materials to see if they float or sink इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल? क्या ये सारे ऑब्जेक्ट दूसरे लिक्विड में जैसे कि ऑयल में तैरते हैं या डूब जाते हैं? तो सबसे पहले आइए हम बुजो के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक तरफ लिख लेंगे फ्लोट और एक तरफ हम लिख लेंगे सिंक। ओके, तो फ्लोट वाले पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए हमारा ये एप्पल तो पहले से है, लीव्स भी है, वुड है, ओके, आइस भी तैरेगा पानी में, आइस हो गया हमारा। और हम लिख सकते हैं इसमें ऑरेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो सिंक हो जाएंगे उनके नाम यहाँ पर देखिए, कुछ तो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि की हो जाएगा हमारा, नेल हो जाएगा, ओके, और स्टोन हो जाएगा, कॉइन हो जाएगा,
और मार्बल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे 5 एग्जाम्पल हो गए जो फ्लोट होंगे और जो सिंक हो जाएंगे। ओके, तो ये है हमारे बूझों का जवाब। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा सवाल था कि सेम मटेरियल्स दूसरे लिक्विड में या जैसे कि तेल में ये सारे मटेरियल्स सिंक कर जाएंगे या फ्लोट करेंगे। तो इसको जानने के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देखें। तेल में एक एक चीज़ों को डुबो कर आप देखें कि कौन सी चीज़ें तैरेंगी और कौन सी चीज़ें उनमें सिंक कर जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी, या जिसको हम कहते हैं पारदर्शिता। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम बहुत आसानी से देख लेते हैं और बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ये कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख पाते, तो उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो ये है ट्रांसलूसेंट। और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उन्हें हम ओपेक कहते हैं, जैसे कि ये। चलिए, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने छुपन छुपाई वाला खेल जरूर खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप एक ऐसे प्लेस को चूज़ करते हो जिसके पीछे आपको कोई देख ना सके। ऐसे ही प्लेस को आप चूज़ करते हो जहाँ पर छुपने पर आपको कोई देख ना सके। वाई डिड यू चूज़ दिस प्लेस? तो आप ऐसे ही जगह को क्यों चूज़ करते हो? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आपने कभी प्रयास किया कि आप शीशे की खिड़की के पीछे छुप जाओ? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा आपने नहीं किया। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि ऐसा करने पर आपका जो दोस्त है वो आपको देख लेगा और आप पकड़े जाओगे। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स? क्या आप सभी मटेरियल्स के आर पार देख सकते हो? दोज मटेरियल और दोज सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल्स जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनको हमने अभी फिगर 2.7 में देखा था। जैसे कि ये वाला, आप ये देखो, इसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ओके, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएगा हमारा ग्लास यानी कि कांच, वाटर पानी, एयर हवा, जिसके आर पार हम देख सकें उन्हें हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं, खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें इनकी दुकान में होती हैं, जो बिस्किट्स होते हैं, जो स्वीट्स होते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं। यानी जो ट्रांसपेरेंट उनके पास जो कंटेनर्स होते हैं जिनके आर पार हम देख सकें, या तो वो कांच के बने हो सकते हैं या वो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, तो उनमें रखना ये पसंद करते हैं। जनरली उसी में रखते हैं, ये देखो, है ना। क्यों? ताकि जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो इन्हें आसानी से देख सकें और अपनी मनपसंद चीज़ों को वो चूज़ कर सकें। ओके, ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। वहीं दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार देखना बहुत मुश्किल होता है, हम नहीं देख पाते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, और इन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or a metal container। आप बिल्कुल भी बाहर से देख के ये नहीं पता लगा सकते कि जो लकड़ी का बॉक्स है उसके अंदर क्या चीज़ें रखी हुई हैं, या जो कार्डबोर्ड की बनी जो कार्टन आती हैं, आप उनके अंदर क्या रखा है वो भी नहीं जान पाओगे। और मेटल कंटेनर में क्या रखा है ये भी हम बाहर से देखकर पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो ओपेक मटेरियल्स हमारा कहाँ पे है? ये है, देखिए, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज अदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? तो आपने ट्रांसपेरेंट और ओपेक दो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, उनमें आपने देखा ट्रांसपेरेंट
कई चीज़ें होती हैं और कई चीज़ें ओपेक भी होती हैं। तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से पहचान लोगे ये कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं और कौन सी ओपेक हैं, और उसके आधार पर भी आप मटेरियल्स के ग्रुप बना सकते हो, मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट के ग्रुप आप बना सकते हो। एक तरफ आप लिखोगे ट्रांसपेरेंट और एक तरफ आप लिखोगे ओपेक, और जिन चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट में लिख देंगे, और जिन चीज़ों के आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें हम ओपेक वाले ग्रुप में लिखते जाएंगे। इस तरह से भी हम ट्रांसपेरेंट और ओपेक के जो ग्रुप है वो बना सकते हैं मटेरियल और ऑब्जेक्ट के। अब चलिए हम करेंगे एक्टिविटी 6। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब। एक शीट लीजिए, पेपर शीट लीजिए और उससे आप जलते हुए बल्ब को देखिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोट भी करते जाइए। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। इसके अब आप 2-3 बूंदे तेल की लीजिए और उसे उसी शीट पर स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब जहाँ पे जिस पोर्शन पे आपने तेल को फैलाया था उसी पार्ट से आप दोबारा लाइटेड बल्ब को देखिए। क्या होगा? डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। अब क्या आपको पहले की अपेक्षा ऑयली पोर्शन से जब आप लाइटेड बल्ब को देख रहे हैं तो क्या आपको अब ये बल्ब ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा? तो यस, अब जहाँ पे आपने ऑयल लगाया था पेपर पे, अगर उस पोर्शन से आप लाइटेड बल्ब को देखेंगे तो आपको वो बल्ब ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। लेकिन क्या ऑयल पेपर के सहारे आप चीज़ों को देखेंगे तो क्या आपको सभी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या ऑयली पेपर से जब आप दूसरी बाकी चीज़ों को देखेंगे तो क्या आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। तो वो मटेरियल्स जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देगा, तो उन्हें हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच। उस ऑयली पैच को याद कीजिए ऑन पेपर, जो कि हमने पेपर पे बनाया था। व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, जिसको कि हमने फैट के टेस्ट के लिए यूज़ किया था। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। क्या वो भी ट्रांसलूसेंट था? यस, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या आप दूसरे ट्रांसलूसेंट मटेरियल के कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं? तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑयल पेपर, आ जाएगा आपका बटर पेपर, आ सकता है ड्रेसिंग पेपर, आ सकता है, या जो टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं, ये सभी ट्रांसलूसेंट ही हैं। ओके, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब हमने 3 बातें यहाँ पर देखी। ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ओपेक जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, और ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते। तो अब जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी या जो भी मटेरियल्स होगा उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ओपेक हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंट है या कौन सी चीज़ ट्रांसलूसेंट है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम एट ए डार्क प्लेस। पहली सजेस्ट करती है कि जो टॉर्च की ग्लास है उसको आप अपनी हथेली से ढक लें और किसी ऐसे जगह पे जाएं जहां अंधेरा हो। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब टॉर्च की स्विच को ऑन कर दें और अपने हथेली के ऊपरी भाग को या दूसरी तरफ को आप देखें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जलता हुआ टॉर्च है, और यहाँ पे देखिए ये आपकी हथेली, और अब आप उस टॉर्च को ऑन कीजिए। आप क्या देख पा रहे हैं हथेली के ऊपर? यहाँ से आपको थोड़ी बहुत रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू नो। अब वो जानना चाहती है वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वो जानना चाहती है कि अब आप क्या कहेंगे अपनी पाम को, ओपेक कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट कहेंगे कि ट्रांसलूसेंट कहेंगे। अब देखिए हम ओपेक तो नहीं कह सकते क्योंकि ओपेक में हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और हम ट्रांसपेरेंट भी नहीं कह सकते उसको क्योंकि हम आर पार क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे उसे? हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। ओके,
चलिए, we learned that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हमने अब क्या सीखा? हमने सीखा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, यानी दिखने में अपीयरेंस उनकी जो होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं, तथा वो पानी में भी जो उनके घुलने का जो ढंग होता है वो भी अलग अलग होता है। कोई मटेरियल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, कोई उसमें सिंक कर जाता है, या फिर कुछ मटेरियल्स हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। मटेरियल्स को उनके एक जैसे प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंसेस जो उनकी होती हैं उनके आधार पर भी हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। जो उनको गुणों में जो समानताएं हैं और जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनके आधार पर भी हम उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for our convenience. अब चीज़ों का ग्रुप बनाना या मटेरियल्स का ग्रुप बनाना क्यों ज़रूरी है? In everyday life we often group materials for our convenience. हम अपने दैनिक जीवन में जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनको हम ग्रुप इसलिए करते हैं, उनका हम समूह इसलिए बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो। एट होम, घर पर, वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर। हम अपने घर पर भी जो चीज़ों को जो हम स्टोर करके रखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ों को हम एक ही जगह पर रखते हैं। जब जैसे मान लीजिए हमारे जो यूटेंसिल्स हैं उनको हम रसोई घर में रखते हैं, जो हमारे वॉशरूम के जो आर्टिकल्स हैं जैसे सोप है, सर्फ है और शैम्पू हैं, इनको हम कहाँ रखते हैं, इनको हम बाथरूम में रखते हैं। जो हमारी स्टेशनरीज़ हैं, जो हमारे बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उन्हें स्टडी टेबल पे रखते हैं। तो हमें जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमें आसानी से उस जगह पर मिल जाती हैं। तो हम अपने घर में जो चीज़ों का अरेंजमेंट है वो कुछ इसी तरह से करते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजली। इस तरह का जो अरेंजमेंट है उससे हम चीज़ों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो अब इसी तरह से जो ग्रोसर होता है, जो दुकानदार होता है, वो क्या करता है, जितने भी तरह के बिस्किट्स हैं उनको अपनी दुकान के एक ही साइड में रखता है, एक ही कॉर्नर में रखता है। जितने भी तरह के बिस्किट्स होते हैं वो सभी एक ही जगह रखे जाते हैं। ऑल सोप्स एट अनदर, और जितने भी तरह के साबुन उनके पास होते हैं उनको भी वो एक ही तरफ दूसरी तरफ वो रखते हैं। वाइल ग्रेन एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस, और दूसरी जगह पर वो पल्सेस और जो उनके पास जो ग्रेन्स होते हैं, अनाजें होती हैं और जो दालें होती हैं उन सबको वो दूसरी जगह पर रखता है। अब आपको जो भी दाल चाहिए होता है वो वहीं पर जाता है जहाँ पर सभी दालें रखी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दाल बिस्किट्स के साथ रखे हों, एक स्टेशनरीज के साथ रखे हों, तो ऐसा करने में जो दुकानदार है वो पजल हो जाएगा और चीज़ों को सही टाइम पर ढूंढकर आपको नहीं दे पाएगा। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in group make it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. अब दूसरा रीज़न क्या है इन चीज़ों को ग्रुपिंग करना, जो मटेरियल्स होते हैं हमारे उनको ग्रुप में रखना क्यों ज़रूरी है, उसका एक दूसरा रीज़न भी है। और वो दूसरा रीज़न क्या है कि जब हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। इससे उनके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी पैटर्न्स होते हैं उनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनको आसानी से उनका स्टडी किया जा सकता है। इसलिए भी जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप करना ज़रूरी होता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी कब मिलेंगी, जब हम हायर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप दोबारा से इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कहाँ पर कौन सी बात समझ में नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।